वेलकम टू हिस्ट्री बाय जीनियस चैनल। हमारा आज का टॉपिक है फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। इसमें हम बात करेंगे सामंतवाद की उत्पत्ति की, इसकी मुख्य विशेषताओं की और इनके प्रभावों की। तो मध्यकालीन राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था, पॉलिटिको सोशो सिस्टम की यह एक मुख्य विशेषता जो थी वो सामंतवाद का उत्थान था। सामंतवाद को अंग्रेजी भाषा में फ्यूडलिज्म कहा जाता है। यह लातीनी भाषा के शब्द फ्यूडम से लिया गया है, जिसका अर्थ है फीफ अर्थात भूमि या जागीर। फ्रांसीसी भाषा में इसके लिए फ्यूडलाइट शब्द का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों से ही बाद में फ्यूडलिज्म शब्द का प्रयोग आरंभ हुआ। यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि यह शब्द उस काल में प्रयुक्त नहीं हुआ जिस काल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग 18वीं शताब्दी में एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में किया था, जिसमें इसके लिए उन्होंने फ्यूडल गवर्नमेंट, फ्यूडल सिस्टम आदि शब्दों का प्रयोग किया। इससे ही 19वीं शताब्दी से फ्यूडलिज्म शब्द प्रयोग होने लगा। इसका प्रयोग फ्रांस में 1823 ईस्वी से, इटली में 1839 ईस्वी से तथा जर्मनी में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से होने लगा। सामंतवाद के लिए बहुत सी परिभाषाएं मिलती हैं, जैसे कि मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में कहा गया है कि यह मध्यकालीन यूरोप की सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें लोग कुलीनों के लिए काम करते थे तथा लड़ाइयाँ लड़ते थे, और ये कुलीन बदले में उन्हें भूमि देते थे तथा सुरक्षा प्रदान करते थे। मतलब कि इट वॉज ए सोशल सिस्टम that existed in Europe during the Middle Ages, in which people worked and fought for nobles who gave them protection and the use of land in return. जेम्स कॉलिंस ने इसे एक ऐसी व्यवस्था माना है। वो लिखते हैं कि a system of contractual relationship among the members of the upper class in medieval Europe, in which lords made grants of fiefs to vassals in return for pledges of military and political services. मतलब कि सामंतवाद मध्य यूरोप में उच्च श्रेणी के सदस्यों द्वारा किया गया एक समझौता था, जिसके अंतर्गत सामंत अपने अधीन छोटे सामंतों को भूमि प्रदान करता था, जिसके बदले उसके प्रति सैनिक और राजनीतिक सेवा का प्रण लिया जाता था। जोसेफ स्ट्रेयर के अनुसार सामंतवाद सरकार की एक व्यवस्था है तथा इस व्यवस्था को स्थापित रखने के लिए आवश्यक सेनाएं प्राप्त करने का साधन है। फ्यूडलिज्म इज ए मेथड ऑफ गवर्नमेंट एंड ए वे ऑफ सिक्योरिंग द फोर्सेस नेसेसरी टू प्रिजर्व दैट मेथड ऑफ गवर्नमेंट। फ्रांसिस लुई गंशोफ के अनुसार सामंतवाद योद्धा सामंतों, उनके अधीन सामंतों तथा किसानों में कानूनी और सैनिक कर्तव्यों से संबंधित परस्पर समझौता था। फ्यूडलिज्म इज ए मेथड ऑफ गवर्नमेंट एंड ए वे ऑफ सिक्योरिंग द फोर्सेस नेसेसरी टू प्रिजर्व that method of government. फ्रांसिस गनशोफ वो लिखती कि a set of reciprocal legal and military obligations which existed among the warrior nobility and revolved around the three key concepts of lords, vassals and fiefs. मार्क ब्लोश का कथन है कि यह केवल योद्धा सामंतों का ही समझौता नहीं था, बल्कि जागीर के साथ जुड़े तीनों में समझौता था। और ये तीन कौन थे? सामंत, पादरी और किसान।
आगे हम बात करेंगे इसकी मुख्य विशेषताओं की। तो बहुत सी इसकी विशेषताएं हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं किले, कैसल्स। किले सामंतवादी व्यवस्था की प्रमुख विशेषता थे। सामंत बड़े बड़े किलों में रहते थे। उनका निवास और दफ्तर भी इनके अंदर ही स्थापित होते थे। इनमें शस्त्र और अनाज भी रखा जाता था। बाहरी आक्रमणों के समय आम लोग भी इन किलों में ही शरण लेते थे। मीनारों से किलों के बाहर की गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी। किलों का प्रवेश द्वार बहुत मजबूत होता था। शत्रु से किलों की सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर गहरी खाइयां खोदी जाती थीं तथा इन्हें पानी से भरकर रखा जाता था। इसके ऊपर पुल भी बनाया जाता था जो आने जाने के लिए प्रयोग किया जाता था। दूसरी थी जागीर, यानी कि फीफ्स। जागीर इस व्यवस्था की दूसरी महत्वपूर्ण संस्था थी। जो भूमि किले के साथ संबद्ध होती थी उसे जागीर कहा जाता था। किले सामंत की जमीन, उपजाऊ जमीन तथा चर्च इसके साथ जुड़े होते थे। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिस सामंत के पास जितनी ज्यादा भूमि होती थी वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। राजा बड़े सामंत को तथा बड़ा सामंत छोटे सामंत को भूमि प्रदान करता था, और जो भूमि सामंत द्वारा अपने खेतीहर मजदूरों को बांटने के बाद बच जाती थी उसे दीमान कहा जाता था। आगे सामंती समाज, फ्यूडल सोसाइटी। अब ये समाज जो था ये पिरामिड नुमा पद्धति पर आधारित था। सबसे ऊपर राजा होता था जो समय के साथ साथ शक्तिहीन हो चुका था। उसके नीचे सामंत आते थे, और अक्सर ये सामंत जो थे ये योद्धा होते थे। वे राजा की राजनीतिक और सैनिक तौर पर सहायता भी करते थे, जिसके बदले इन्हें राजा के द्वारा भूमि प्रदान की जाती थी। वे कई उपाधियां धारण करते थे, जैसे कि ड्यूक, काउंट, विस्काउंट आदि। सामंत राजा के प्रति वफादारी की कसम खाते थे। अब ये सामंत जो थे ये अपने अधीन उप सामंत नियुक्त कर सकते थे, सब फ्यूडेटरीज। राजा के द्वारा मिली भूमि का कुछ भाग ये आगे उप सामंत को देते थे तथा उनसे सैनिक और अन्य सेवाओं का वचन लेते थे। इस व्यवस्था में आगे नाइट आते थे और इनके पास भी थोड़ी भूमि होती थी। और समाज का सबसे निम्न वर्ग खेतीहर मजदूरों का था। इनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी तथा ना ही ये स्वतंत्र होते थे। इन्हें सप्ताह में एक दिन सामंत के खेत में बेगार भी करनी होती थी। इनका जीवन बहुत शोचनीय होता था तथा ये झोंपड़ियां बनाकर अपने पशुओं के साथ वहीं रहते थे। आगे है कि सामंतों और उप सामंतों के दरमियान कैसे संबंध थे। जैसे बड़ा सामंत राजा के अधीन होता था, उसी प्रकार उप सामंत भी सामंत की ही अधीनता स्वीकार करता था। सामंत और उप सामंत के दरमियान समझौता एक विशेष करार के अधीन होता था तथा यह पैतृक तौर पर जारी रहता था। यदि उप सामंत का देहांत हो जाता था तो सामंत एक विशेष रस्म के द्वारा उसके वारिस को उसका उत्तराधिकारी बना देता था। इस रस्म के अंतर्गत वह नंगे सिर तथा शस्त्रहीन होकर सामंत के दरबार में उपस्थित होता था। फिर वह झुककर उसके हाथों में अपना हाथ रखकर उसके प्रति वफादारी की कसम खाता था। इसके बाद सामंत उसे सुरक्षा का वचन देता था तथा उसे विशेष चिन्ह
जिनमें एक झंडा तथा नेजा होता था, प्रदान करता था। इस अवसर पर सामंत उसे भूमि का अधिकार पत्र भी देता था। अब ये तो इन दोनों के संबंधों के बारे में बात की है। बात करेंगे हम कि अधीन सामंतों के अपने सामंत के प्रति क्या कर्तव्य होते थे, ड्यूटीज ऑफ द वैसल्स। अधीन सामंत अपने सामंतों के प्रति कई कर्तव्य निभाते थे, जैसे कि उसे सामंत के आदेश के अनुसार उसके दरबार में उपस्थित होना होता था। वो अपने स्वामी की सैनिक सहायता करता था। उसे साल में 40 दिन की आवश्यक सेवा भी देनी होती थी। इसके अलावा वो अपने सामंत के साथ युद्ध भूमि में जाता था। वो स्वामी के किले की रक्षा के लिए निश्चित समय के लिए सैनिक भी भेजता था। लेकिन इनके साथ साथ उसे समय समय पर सामंत के प्रति कई प्रकार की वित्तीय सेवाएं भी देनी होती थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसे कि जब सामंत की सबसे बड़ी पुत्री का विवाह होता था, तो उसे इस अवसर पर भेंट स्वरूप धन देना पड़ता था। दूसरा, उप सामंत के नाबालिग काल में उसकी जमीन का प्रबंध वो स्वयं ही करता था तथा इससे होने वाली आय भी वो अपने पास ही रख लेता था। तीसरा, यदि उप सामंत का देहांत पुत्रहीन अवस्था में हो जाता था, तो सामंत उसकी भूमि अपने अधिकार में ले लेता था। चौथा, यदि कोई सामंत को अगवा कर लेता, तो इस अवस्था में उप सामंत अपने धन का कुछ भाग देकर उसकी मुक्ति का प्रबंध करते थे। पांचवा, जब सामंत के बड़े पुत्र को उसका उत्तराधिकारी बनाने की रस्म निभाई जाती थी, तो इस अवसर पर सभी उप सामंत उसे भेंट प्रदान करते थे। इसके अलावा उप सामंत अपने स्वामी की आज्ञा के बिना भूमि का कुछ भी भाग बेच नहीं सकता था तथा ना ही चर्च को दान में दे सकता था। ऐसा करने के लिए उसे सामंत को भी कुछ राशि अदा करनी पड़ती थी। और आखिर में जब सामंत अपने उप सामंत के प्रदेश में जाता था, तो उसके और उसके सहयोगियों के निवास तथा खान पान के प्रबंध की जिम्मेदारी उस उप सामंत की ही होती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत से कर्तव्य अधीन सामंत को अपने सामंत के प्रति निभाने पड़ते थे। अब आगे के सामंतों के क्या अधिकार और कर्तव्य थे। तो सामंतों को राजा के द्वारा बहुत से अधिकार प्राप्त थे। वे अपने प्रदेश में राजा के समान ही होता था। सामंत अपने क्षेत्र में साधारण जनता को सुरक्षा प्रदान करते थे तथा झगड़ों का निपटारा करने के लिए अदालत भी लगाते थे। उन्हें उप सामंतों से कई प्रकार की सेवाएं प्राप्त होती थी। यदि उप सामंत उसके विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता, तो सामंत उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसकी भूमि छीन सकता था। इसके अलावा उसे बहुत से कर्तव्य भी निभाने होते थे, जैसे कि वो अपनी जागीर में प्रजा की बाहरी आक्रमणकारियों से रक्षा करते थे तथा आंतरिक शांति व्यवस्था स्थापित करते थे। इसके अलावा युद्ध के समय राजा को सैनिक सहायता प्रदान करना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी थी। इसके अलावा उप सामंतों के नाबालिग काल में सामंत उनके संरक्षक के रूप में भूमिका निभाते थे। आगे के सामंतवाद के प्रभावों की बात हम करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि इसके प्रभाव दोनों तरह के थे। इसके अच्छे प्रभाव भी थे और बुरे प्रभाव भी पड़े। तो हम इन्हें दो अलग अलग हेड्स के अंतर्गत इनकी व्याख्या करेंगे। जैसे कि पहला जो है वो है कुशल शासन व्यवस्था, एफिशिएंट गवर्नेंस। जिस समय सामंतीय व्यवस्था प्रचलित थी,
उस समय आवाजाही या संचार साधन उत्तम नहीं थे। इन परिस्थितियों में इस व्यवस्था के कारण छोटे छोटे क्षेत्रों में बहुत ही कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जा सकी। सामंत अपनी जागीरों में राजाओं वाली भूमिका निभाते थे तथा प्रशासनिक कुशलता की गारंटी देते थे। दूसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनल पीस एंड ऑर्डर, आंतरिक शांति और व्यवस्था की स्थापना। सामंतों को प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हुए थे जिनके द्वारा उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था स्थापित की। वे अपने प्रदेश में न्याय का भी प्रबंध करते थे। इसके अलावा इनकी सहायता से राजा भी अपने प्रदेशों की बाहरी आक्रमणों से रक्षा कर सके। आगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पावरफुल आर्मी, शक्तिशाली सेनाओं का निर्माण। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत शासकों ने सामंतों को सेना का संगठन करने का भी अधिकार प्रदान किया था। परिणाम स्वरूप वे शक्तिशाली सेना का निर्माण करने में सफल हुए। प्रत्येक सामंत अपने शासक के लिए सेना का गठन करता था। इस प्रकार एक शासक के अधीन बड़ी संख्या में सेना तैयार हो जाती थी। इसके अलावा सामंत स्वयं भी वीर योद्धा होते थे। इस प्रकार उनकी देख रेख में अनुशासित और वीर सैनिकों की सेना तैयार हो सकी। और आगे सेल्फ डिपेंडेंट मैनर्स, आत्मनिर्भर इकाइयां। सामंतवाद के उत्थान के बाद व्यापार का पतन हुआ तथा गांव आत्मनिर्भर इकाइयां बन गए। एक सामंत के क्षेत्र में उतना ही सामान तैयार होने लगा जिससे कि उस गांव की जरूरतें पूरी हो सकें। वस्तुओं का लेन देन बार्टर सिस्टम, भाव के विनिमय प्रणाली के द्वारा ही होता था। आत्मनिर्भर होने के कारण अब लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। तो ये थे इसके कुछ अच्छे प्रभाव और आगे हैं इसके कुछ बुरे प्रभाव। पहला है वीकनेस ऑफ द सेंट्रल पावर, केंद्रीय शक्ति का कमजोर होना। आरंभ में तो यह व्यवस्था राजाओं को काफी लाभदायक प्रतीत हो रही थी तथा उन्होंने सामंतों को बहुत से अधिकार भी प्रदान किए थे, परंतु जल्दी ही उन्होंने अनुभव किया कि यह व्यवस्था राजनीतिक एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती थी। सामंतों के पास सैनिक अधिकार थे तथा वे सेना भी तैयार करते थे, परंतु अपनी सैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए शासक भी उन पर ही निर्भर रहने लगे। इससे उनकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई। सामंत आपस में भी एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखने लगे तथा हर समय उनके प्रदेशों पर अधिकार करने के अवसर की तलाश में रहने लगे। केंद्रीय शक्ति के कमजोर होने के कारण सामंतों की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ने लगीं। जब इंग्लैंड में हेनरी चतुर्थ और जोसेफ ने सामंतों की शक्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास किया तो सामंतों ने इकट्ठे होकर जोसेफ को मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर दिया तथा अपने लिए बहुत से अधिकार प्राप्त कर लिए। इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि अपने हितों की पूर्ति के लिए उन्होंने देश के हितों को भी नजरअंदाज कर दिया। तो दूसरा है लॉयल्टी ऑफ द सोल्जर्स टुवर्ड्स फ्यूडल लॉर्ड्स, सैनिकों का सामंतों के प्रति वफादार होना। अरे बड़ी सीधी सी बात थी कि सैनिकों की नियुक्ति राजाओं के द्वारा नहीं बल्कि सामंतों के द्वारा की जाती थी तथा ये सामंत ही उन्हें वेतन भी देते थे। इसलिए सैनिकों की वफादारी राजा या देश के प्रति नहीं बल्कि अपने सामंतों के प्रति ही होती थी। तो यह देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही हानिकारक साबित
होने लगी थी। आगे है लैक ऑफ नेशनल आर्मी, राष्ट्रीय सेना का अभाव। सामंतवादी परंपरा के अधीन राष्ट्रीय सेना का गठन संभव न हो सका। युद्ध की स्थिति में अक्सर कई कई सामंत अपनी सेनाओं सहित शामिल होते थे, परंतु इन सैनिकों में आपसी तालमेल की भी कमी रहती थी। आगे न्याय का संतोषजनक ना होना, अनसेटिस्फैक्ट्री जुडिशियल सिस्टम। तो अपने क्षेत्र में न्याय प्रदान करने की जिम्मेदारी सामंत की ही होती थी। उसकी अपनी अदालत होती थी, परंतु अक्सर ही सामंत भ्रष्टाचार करते हुए गलत निर्णय करने लगे थे। आगे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सर्फ्स, किसानों का शोषण। इस व्यवस्था के कारण सामंत किसानों का शोषण करते थे, क्योंकि सामंतों को अनेक प्रशासनिक अधिकार प्राप्त थे। इस कारण किसानों को उनकी हर उचित अनुचित मांग पूरी करने के लिए विवश होना पड़ता था। सामंत उनसे करों की शक्ल में अवैध ढंग से भी धन की वसूली कर रहे थे। इसके अलावा उन्हें सामंतों के लिए बेगार करनी पड़ती थी। कई सामंतों की अपनी मिलें होती थीं तथा किसानों को वहीं से अनाज पिसवाने और अन्य ऐसे कार्य करवाने होते थे। आगे समाज का विभाजन, डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। तो सामंतवादी व्यवस्था ने समाज को दो मुख्य भागों में बांट दिया था। ये भाग थे, एक थे सामंत या विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग, और दूसरे थे आम नागरिक जो कि अधिकारहीन वर्ग था। सामंत आम जनता का शोषण करते थे और उनकी इस नीति के कारण आम नागरिकों में सामंत वर्ग के विरुद्ध रोष की भावना फैल गई, जो उनकी जागृति का एक प्रमुख कारण बनी। तो ये था हमारा टॉपिक सामंतवाद का, जिसमें इसके विशेषताएं और प्रभावों के बारे में हमने बात की है। तो आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा, एक बात और, इसके लिए जो यूनिवर्सिटी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो हमने दिए हुए हैं इसके शॉर्ट सेक्शन में। तो आप शॉर्ट्स में जाकर ये क्वेश्चंस जो हैं ये देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करिए चैनल को, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर अगर आपके कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। नहीं तो अगर आप मेल करना चाहें तो ये मेल आईडी दी है genius.history25@gmail.com। तो आगे हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में पतन के कारणों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।